दिस इज द पोटेंशियोमीटर। दिस इज 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ये यही लगा आपका डिमर के पीछे, ये लगा होता है बेटे। ठीक है, ये होता है कॉन्टैक्ट, ये दरमियान में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से रोटेट करते हो। अब दरमियान में स्कीमेटिक डायग्राम देखी जाए तो ये होती है बेटे, ये 3 टर्मिनल होते हैं ना, ये 1 2 3। ठीक है, और हम मेनली आउटपुट ले रहे होते हैं 2 से। तो ये रेजिस्टेंस वायर होती है, स्प्रिंग नॉर्मली लगा होता है उसके अंदर ये, और इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम मूव करते हैं वायर पर जो लिखा हुआ है, इस वजह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा अब वही चीज यहाँ पे बेटे हमारे पास, हम कुछ स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जो है। ओके, पोटेंशियोमीटर बेटा, दिस इज अ मीन ऑफ कंपेयरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करना या वेरी करना हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है। कंपेयर करके आउटपुट निकाल लेते हो ना इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर से 3 टर्मिनल डिवाइस, ये इज द सिंबल फॉर दिस वन, ये एक रजिस्टर हो गया ना, उस पे अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा दें तो हमारे पास इट बिकम्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस। दिस इज अ सिंबल फॉर दिस पोटेंशियोमीटर, या पोटेंशियल डिवाइडर लिख लें या पोटेंशियोमीटर। और और अगर इसका एक टर्मिनल यहाँ से बेटे मैं डिलीट कर देता हूँ, सपोज इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, अब ये रह गया और ये, और दिस इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे रियोस्टेट है या वेरिएबल रजिस्टर है, यानी इसके रेजिस्टेंस वेरी करनी हो किसी सर्किट के अंदर, ये हमेशा सीरीज में लगता है। तो ये तो हमारे पास लगना ही, इसके साथ कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगता है पैरेलल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा जो लिखा है, दिस इज फॉर रियोस्टेट। रियोस्टेट, या इसको आप कह सकते हो वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बेटे सर्किट, ये जो पहले हमने सारी सर्किट पढ़ा वही है हमारे पास, ये 5 1 2 3 4 5 रजिस्टर मैंने लगा दिए। ठीक है, जिससे 12 वोल्ट्स बैटरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं किया। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ तो इट विल रिकॉर्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है हमारे पास ईएमएफ के, ईएम इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होगी। अब हमारे पास एक ये कॉमन हो गया, ये वोल्ट मीटर लगाया। अब इस वोल्ट मीटर को बेटे अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो क्या आउटपुट वोल्टेज आएगा, राइट, हटा के यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फिर आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं फिर क्या आएगा। तो वो चीज हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, और सारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ओवरऑल क्या 10 ओम शो की हुई। अगर तो मैं यहाँ पे बेटे इसको कनेक्ट कर देता हूँ विद टर्मिनल ए, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट ही हमारे पास हो रहा है ना। अभी क्या रिकॉर्ड करेगा, ये 12 वोल्ट से रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड ही 12 वोल्ट्स करेगा। और 12 वोल्ट्स कैसे करेगा, हमने फॉर्मूला जो कल पढ़े थे, गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम्स इनपुट ईएम ऑफ द सोर्स। गिवन रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके पैरेलल में ये सारे रेजिस्टर जो आ रहे हैं। ठीक है, वो कौन से हो गए हमारे पास, दिस इज R1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो विद द ईएमएफ ऑफ द सोर्स विच इज ई। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर करते हो, R1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 50 हो गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 50 हो गया, टाइम्स इनपुट ईएमएफ कितनी आ रही है बेटे, 12 वोल्ट्स है ये वाली, टाइम्स 12, तो वही हो गया ना 12 वोल्ट्स ही। और वैसे भी देखो ये डायरेक्ट लगा हुआ था बेटे, ये लो, तो इसने रिकॉर्ड करना था 12 वोल्ट से रिकॉर्ड करना था, चाहे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, चाहे यहाँ लगाए थे या यहाँ लगाए थे एक ही बात थी ये दोनों। ठीक, अच्छा अगर इसको, इसका मतलब यहाँ तो अगर 12 वोल्ट मिल रहा है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, अब इसके पैरेलल में कितनी ये चीजें आ रही हैं, कितने रेजिस्टर्स आ रहे हैं, दिस इज R2 से लेके R5 तक। अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस हो गया बेटे, टाइम्स इनपुट ईएमएफ ऑफ द सोर्स। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसमें करते हो R2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो क्या होगा 40 ओवर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, 50 टाइम्स 12। ठीक है,
तो इसको अगर आप करते हो तो आंसर हो जाएगा बेटा 9.62 वोल्ट्स। ठीक है, ओके, अब वोल्टेज कम हो गया। अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, अब यहाँ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ सी पे, अब हमने इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। नाउ वी आर हैविंग थ्री रेजिस्टर्स व्हिच इज R3 4 5। ठीक है, R3 4 5, और इसको आप बेसिकली क्या करते हो, फर्दर सॉल्व करें, 3 4 5 से आंसर क्या होगा 30। दिस इज 30/50 टाइम्स 12। ठीक है, 360/50 अगर करते हो तो आंसर बेटा आ जाएगा, दिस इज 7.2 वोल्टेज, और कम होता गया। सिमिलरली, नाउ इफ आई मूव दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट, नाउ अच्छा डी पे, दिस इज डी, तो किसके दो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वी कैन राइट दिस R45 given resistance over total resistance times input EMF of the source। ठीक है, अब गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, तो बेटे हमारे पास 4 5 का 20/50 टाइम्स 12। ठीक है, तो इसको करते हो आंसर आ जाता है 4.8। ठीक हो गया, उसके बाद लास्ट पे आ गया, किसके क्रॉस देखने हैं, सिर्फ ये रह गया, क्योंकि क्या है, FG, F इज दिस वन, G इज दिस वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R5 के क्रॉस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम इनपुट EM ऑफ द सोर्स। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, दिस इज R5 की वैल्यू का 10/50 टाइम्स 12। ठीक है, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2.44 वोल्ट। इट मींस कि बेटे अगर हमने यहाँ पे इसको रखा होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा होगा, एंड व्हेन वी मूव दिस स्लाइडर, या जो कि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है न्यूमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो हर जगह सेम वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में हर जगह वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है बेटे। ये हर जगह मैंने वही कॉपी किया है, ये फैक्टर सारा कांस्टेंट है ये। तो जितना रेजिस्टेंस न्यूमिनेटर में कम होता जा रहा है, वोल्टेज भी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस व्हेन यू मूव दिस स्लाइडर फ्रॉम दिस ए टुवर्ड जी साइड। अब इसी चीज को हमने इस तरह भी ले सकते हैं कि पहले इसको लेदर लिखा होता, पूरी एक रेजिस्टेंस वायर बना दी यूनिफॉर्म, ये वाली, ये पूरी ये बना दी। ठीक है, अब घर में जो पोटेंशियोमीटर, ये डेक की आवाज जो कम ज्यादा करते हो टीवी की, वो भी यही सर्किट होता है। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हमारे पास ये मोटर फैन है, फोन फैन में मोटर ही होते नहीं, वो मोटर लगी हुई है, ये स्लाइडर शो किया हुआ है। अच्छा बेटे, इस स्लाइडर को अगर हम अपवर्ड मूव करेंगे तो इसके पैरेलल में लेंथ ज्यादा होती जाएगी ना, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल ओवर ए होता है। लेंथ ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी मिलेगी मोटर को, मोटर को बेटा एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो उसकी स्पीड भी तो ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास, जब हम वन पोजीशन में देखो, पंखे की स्पीड डिमर में सबसे ज्यादा होती है और 5 में सबसे कम होती है, उसकी रीजन यही होती है। या अगर ये वर्टिकल नहीं लेना तो ये हमारे पास नॉब वाला होता है नॉर्मली हमारे पास, जो घरों में लगा होता है। बेटे इस स्लाइडर कौन, ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है, अगर इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं, सर्किट ओपन है, करंट देख लो ये है, इसमें करंट पास ही नहीं कर रहा, तो लोड में एनर्जी जाया भी नहीं जा रही। ठीक, और अगर इसको मैं मूव करता हूँ वन पोजीशन पे, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, 2 पे कम होती है और 5 पे लीस्ट होती है। ठीक है, अब वही चीज होगी बेटे यहाँ पे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मोटर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ, यानी मोटर के क्रॉस, रीजन फॉर द लेंथ ऑफ रेजिस्टर क्या होगा, 1 पे अगर होगा तो लेंथ मैक्सिमम होगी, और 5 पे होगा तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसका मतलब लेंथ का अगर ऑर्डर लिखते हैं हम लोग, तो बेटे L1 पे लेंथ क्या मैक्सिमम है, फॉलोड बाय L2, देन L3, देन L4, क्रॉस लिखा भी हुआ है बेटे ये, ठीक है, देन L5। अब हम किस चीज पे फोकस करना होता है आपने,
इसके पैरेलल में, मोटर के क्रॉस जो है, मोटर के पैरेलल में, ठीक है। आई कैन राइट देन फोकस ऑन लेंथ क्रॉस या पैरेलल टू मोटर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस और क्रॉस क्या होगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली ऑन लेंथ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास रेजिस्टेंस को अगर देखें तो आर वन की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि आर वन की रेजिस्टेंस अगर देखें तो बेटा वो ये वाली आ रही है, यहाँ से लेके ये वाली। और उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास आर टू की रेजिस्टेंस, तो ये वाली लेंथ आ रही है। फिर आर थ्री की रेजिस्टेंस देखते हो तो ये वाली लेंथ हो जाएगी। आर फोर की देखते हो तो ये वाली लेंथ हो जाएगी। और आर फाइव की देखते हो तो बेटा ये लेंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस हमारे पास कंसिडर करते हैं तो आर वन की ग्रेटेस्ट है, फॉलोड बाय आर टू, आर थ्री, आर फोर एंड आर फाइव। ठीक है, अब हमारे पास एन पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो आउटपुट वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, इसका मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज भी ज्यादा होगा तो वी वन पे वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी, फॉलोड बाय वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव। ठीक है, अगर बेटे वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा एनर्जी मिली है ना एक्सटर्नल सर्किट को। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी मिलेगी तो हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पीड देखो मेरे पास स्पीड वी वन पे क्या होगी बेटा, दिस इज ग्रेटेस्ट होगी, फॉलोड बाय वी टू पे स्पीड कम हुई थी फैन की, थ्री पे और कम होगी, वी फोर पे और कम होगी, वी फाइव। अब फैन क्या, फिलामेंट लैंप लोगे उसकी ब्राइटनेस भी क्या इस तरह वेरी करती जाएगी। तो हमारे पास हमें ये रिजल्ट निकल गया था, वी आउट किस पे डिपेंडेंट था, रेजिस्टेंस के ऊपर। और इसका मतलब हमारा और स्पीड किस पे डिपेंडेंट थी, वी आउट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी हमारे पास वन पे पंखे की स्पीड या फिलामेंट लैंप लगा तो ब्राइटनेस ज्यादा होनी थी, और हमारे पास फाइव पे ब्राइटनेस या फ्री स्पीड जो है सबसे कम होगी। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज को यूज करते हैं थर्मिस्टर्स वगैरह जो है, थर्मिस्टर हो गए, एलडीआर हो गया, उनको हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स में यूज करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर मीन डिवाइड होना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा उसको, थर्मिस्टर वगैरह को। ठीक है, अब थर्मिस्टर का हमारे पास सिंबल क्या होता है, थर्मिस्टर होता क्या है, थर्मिस्टर बेसिकली है टेम्परेचर सेंसर होता है। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेचर सेंसर। अगर ये टेम्परेचर सेंसर होता है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स यह होती है बेटे, रेजिस्टेंस आर टी फॉर थर्मिस्टर के लिखना, टोटल ना समझना। ठीक है, इन ओम ये डिक्रीज करता है अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, कैपिटल टी ले लो, ये से ले रहा हूँ, ये इंक्रीज कर जाए और वाइस वर्सा। यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका ग्राफ क्या बनता है, ये बेटा एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा। ये वाई एक्सिस टच भी कर रहा है, यानी इस तरह ग्राफ बनता है। इट विल लीड टू इन्फिनिटी, क्या है रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, बट कभी भी नहीं होगा। टेम्परेचर तो जीरो हो सकता है ना, ये जीरो लिखा हुआ है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इजीली अटेन कर लेते हैं। लेकिन ये आप कह रहे हो कि इसे एक्स से टच करते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता किसी चीज का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। फॉर्मूला ये भी देखना, लो एलो लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी है, जीरो नहीं होना है। ठीक है, इसे हम एनटीसी भी कहते हैं, एनटीसी स्टैंड फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज ही करेगी। सिंबल इसका क्या होता है हमारे पास, दिस इज सिंबल फॉर द रजिस्टर का, ये सिंबल होता है। अब इस पे ये थोड़ा सा तो ये चीज बना दो, इट बिकम्स अ थर्मिस्टर। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं थर्मिस्टर को इन फायर अलार्म सर्किट। यानी फायर अलार्म का मतलब ये हो कि अगर हमारे पास आग लग जाती तो अलार्म हो जाना चाहिए, ऑन हो जाए, ताकि पता चल जाए हमें कि वैसे इससे आग लगी हुई है।
अच्छा, उसके लिए हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर सीरीज में होता है, तो बेटे ये हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स ले लिया, ये हमारे पास एक थर्मिस्टर ले लिया हमने, और ये हमारे पास क्या है, एक आर एफ मीन फिक्स रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, जो मर्जी हो, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस, लेकिन ये सेंसर इसकी रेजिस्टेंस चेंज करेगी। रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जैसे क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जैसे क्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज तो जो आना है ईएमएफ सोर्स से जो एनर्जी आनी है उन दोनों के क्रॉस ही आनी है ना, उन दोनों में वो ट्रांसफर होनी है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप के अंदर जितनी एनर्जी यहाँ से गेन करेगा, कुछ इसको मिलनी, कुछ इसको, ज्यादा किसको मिलनी है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप, उसमें एनर्जी भी ज्यादा जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर फायर अलार्म है, सर्किट यहाँ पे लगा दिया, इलेक्ट्रिक बेल, बेल का सिंबल बेटे, चेंज इन आरटी क्या होगा, जब आग लग जाएगी तो हमारे पास डेफिनेटली उसके रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का क्या करेगा, वो तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज करता है, क्योंकि हमें पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। चेंज इन आर एफ, इस पे क्या चेंज आएगी, ये रिमेन फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं आती, रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हो तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी बेटे, आर टी की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वो कम हो चुकी है इन कंपैरिजन टू फिक्स रेजिस्टर, यानी इसके रेजिस्टेंस ज्यादा है। थर्मिस्टर की बेटे रेजिस्टेंस जो है कम हो चुकी है, टेम्परेचर ज्यादा, इसकी रेजिस्टेंस अब ज्यादा है, दोनों को कंपेयर किया था, कंपैरिजन में इसकी फिक्स रेजिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू थर्मिस्टर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंपैरिजन ऑफ आउटपुट अक्रॉस टी एंड आर एफ हमारे पास क्या होगा, वी टी की वैल्यू जो हो जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर बेटे वो कम होगा देन वोल्टेज अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर। ठीक है, अब फिक्स रेजिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या लगे हुए पैरेलल, ज्यादा वोल्टेज मिला, इसको इलेक्ट्रिक बेल को ज्यादा वोल्टेज मिला है, अगर ज्यादा वोल्टेज मिला तो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज, अगर उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर मिलेगा तो बेल क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेल रिंग करना शुरू होगी, हम लिख सकते हैं बेल rings. And why bell rings, reason behind is written here. Now potential difference across bell is equal to its operating voltage, so it will ring. इस चीज को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी ना, उतनी एनर्जी मिली तो बेल यहाँ पे ऑन होगी, तो इसका पता पता चल गया अगर आग लगी है तो बेल ऑन होगी, आग लगी। इसी सर्किट को अगर हम यूज करते हैं डीप फ्रॉस्ट में, डीप फ्रॉस्ट जिसका टेम्परेचर -10 या -20 से कम होता है, या आइसक्रीम वगैरह रखते हो, एक होता है फ्रीजर, फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये -4 तक जाएगा। डीप फ्रॉस्ट का मतलब जिसका टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, -10 से कम हो। ठीक है, अब किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे टेम्परेचर अगर बहुत ही लो अगर हो जाता है, हमारे पास पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर की एडजस्ट की जा सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे अलार्म ऑन हो जाए कि टेम्परेचर लो हो गया। ठीक, तो हमारे पास अब हमने क्या किया, वही सर्किट और दोनों सर्किट, दोनों मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। पहले क्या था, मैंने फिक्स रजिस्टर के क्रॉस बेल लगाई हुई थी, अब इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया थर्मिस्टर के क्रॉस। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, थर्मिस्टर क्रॉस बेल वही दो रेजिस्टर्स हैं। अब डीप फ्रॉस्ट में हमारे पास क्या, चेंज इन टेम्परेचर, डीप फ्रॉस्ट से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ना, जिसने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर गया था ड्यू टू फायर, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। अब चेंज इन थर्मिस्टर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस जब लो टेम्परेचर हो तो इंक्रीज करना शुरू करता है, क्योंकि एंटी सी है नेगेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीजेस। ठीक है, चेंज इन फिक्स रेजिस्टेंस, ये है, इस पे क्या चेंज आएगी, कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं, नो चेंज, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ ना। अब इन दोनों को कंपेयर करते हो, आर टी और आर एफ को, तो आर टी की वैल्यू थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है फिक्स रेजिस्टेंस से, तो आर टी इज नाउ ग्रेटर देन आर एफ,
आर एफ मीन फिक्स रजिस्टर। अगर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब वी टी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी वी एफ से। कैपिटल वी उसके लिए यूज करते हैं वोल्टेज के लिए। अच्छा, अब हमारे पास बेल किसकी क्रॉस लगी हुई है, थर्मिस्टर क्रॉस। और थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया जिससे वोल्टेज ज्यादा हो गया। अब ये जो वोल्टेज क्रॉस ऑफ थर्मिस्टर है और बेल के, ये पैरेलल में लगे हुए, दोनों में सेम होगा। दैट वोल्टेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो बेल यहाँ पे क्या होगी, इट विल स्टार्ट रिंगिंग, बेल रिंग्स एंड व्हाई इट रिंग्स, वही हमारे पास। नाउ पोटेंशियल में क्रॉस बेल इज इक्वल टू इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज, सो इट विल स्टार्ट रिंगिंग। ठीक है, ओके। इसी चीज से सर्किट को हम ऐसे यूज करते हैं। हमारे पास एक और सर्किट को जो कि हम यूज कर रहे हैं हमारे पास एज अ एल डी आर को, इन लॉन एलईडी को भी। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट, जिसमें लाइट का सेंसर है ये। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या होती है एलडीआर की। एलडीआर की करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जब हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, वो डिक्रीज डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस इफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं, वो लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इस पे इंक्रीज कर दी जाए और वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब है रात के वक्त इसके रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा हर्ट्ज आ रहा होता है। और दिन के वक्त इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, सनलाइट के अंदर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 to 500 ओम होती है। 100 to 500 ओम होती है, मैंने हर्ट्ज की पहले ये वर्ड यूज कर लिया था। मून लाइट में इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम होती है। और अगर हमारे पास दिन का सनलाइट के अंदर इसके रेजिस्टेंस 100 to 500 होती है, डिपेंड करता है कितनी लाइट की इंटेंसिटी गिर रही है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटे वो हमारे पास इस किस्म का बनता है। लेकिन इस ग्राफ को ना एक्स एक्सिस से टच करना है ना वाई एक्सिस से टच करना है, क्योंकि जीरो इंटेंसिटी लानी भी बड़ी मुश्किल है ना, नहीं पॉसिबल हमारे लिए। ये ना एक्सिस से टच होना है ना वाई एक्सिस से टच हो रहा है यहाँ पे। दिस इज लीडिंग टू इंफिनिटी, सेम इज टू विद दिस वन। ठीक हो गया। अच्छा, सिंबल इसका क्या होता है बेटे, सिंबल इसका होता है हमारे पास ये एक हो गया रेजिस्टर, और ये दो लाइट है जिस पे आके इंसिडेंट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को सर्किट को हम यूज करते हैं। जैसे ये सर्किट यूज किया, दो रजिस्टर लगाए हुए, एक फिक्स है और एक एलडीआर, और एलडीआर क्रॉस एक एलईडी लगा दी है। अच्छा, एल अब डायोड के दरमियान में लाइन होती नहीं, लेकिन हमारे जब भी पेपर में आया तो उसमें लाइन गिवन थी बेटे, गिवन लाइन। ठीक है, ये चीज। तो हमारे पास एलडीआर जो है और हमारे पास एलईडी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पहले हम सिर्फ देखते हैं सनलाइट के अंदर, फिर बाद में मून लाइट में कंपेयर कर लेंगे इसको। ठीक है बेटे, सनलाइट चेंज इन एलडीआर पे क्या आएगा, सनलाइट की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, वो डिक्रीज करनी है, डिक्रीजेस। आर एफ पे क्या चेंज है, इसके रेजिस्टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज। ठीक है, कंपैरिजन करते हो आर एल डी आर और आर एफ में, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी कोई चेंज नहीं है, इसकी डिक्रीज करिए, जब डिक्रीज करिए तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, आर एफ से कम हो चुकी है। अब इसका मतलब आर एल डी आर की वैल्यू जो है वो कम है फिक्स रेजिस्टर से। अगर आर एल डी आर की वैल्यू कम है तो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब वोल्टेज जो होगा हमारे पास एल डी आर के क्रॉस, वो कम होगा वोल्टेज क्रॉस फिक्स रेजिस्टर। ठीक है, अगर वोल्टेज हमारे पास क्या है, फिक्स रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो गया है, ये एल डी आर के क्रॉस के कम है, तो अब ये वोल्टेज जो है इस जो एलईडी लगी हुई, लाइट इमिटिंग डायोड, इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम है। अगर उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम है तो एलईडी क्या होगी, ऑफ ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एलईडी जो होगी दिस इज
टर्म्स ऑफ, ठीक है। क्यों? वोल्टेज क्रॉस एल डी आर, ठीक है, और एल डी आर, ठीक है, इज लेस देन ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एलईडी, तो इसका मतलब हमारे पास अब ऑन ही नहीं होगी। अच्छा, अब आते हैं मून लाइट के अंदर, रात का वक्त आ गया। जब रात के आ गया तो फिक्स रेजिस्टेंस पे क्या चेंज, यानी कुछ कोई चेंज ही नहीं, यानी बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट इंटेंसिटी या टेम्परेचर एनी अदर थिंग। लेकिन ये सेंसर है, अब इस पे लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इट विल इंक्रीज इंक्रीजेस, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो इस पे क्या चेंज आई, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हम देखते हैं एल डी आर का रेजिस्टेंस आप बेटे इंक्रीज कर चुका होता है इन कंपैरिजन टू फिक्स रेजिस्टर। अगर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा देन फिक्स रेजिस्टर, ठीक है। और अगर हमारे पास वोल्टेज ज्यादा हो गया तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या होगी, एलईडी जो होगी टर्न ऑन हो जाएगी, वो लाइट इमिट करेगी। अच्छा, अब हमारे पास बेटे नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 23। एक अच्छा क्वेश्चन ये यानी कि आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर भी किया हुआ है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास कहता है क्या है वो, a student set up the circuit, okay, the circuit diagram shows how the positive and negative terminal of the voltmeter are connected to the circuit। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। The voltmeter has initial reading that is positive, initial अभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ क्या, हमारे पास ये हाई पोटेंशियल हो गई, नेगेटिव वही चीज हो। What change if in what change if any in temperature or light intensity would cause the voltmeter reading to decrease? Voltmeter reading to decrease कहा हुआ, ये नहीं कहा हुआ कि वोल्टमीटर हमारे पास वो नेगेटिव में वैल्यू चली जाए। बेटे हमारे पास इसको हम कंपेयर करें, लिख लेते हैं, दिस इज बेसिकली ईएमएफ सोर्स हो गया, ये तो फिक्स रजिस्टर है, लेट के इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है। और ये थर्मिस्टर हो गया RT, हमारे पास यहाँ पे दिस RLDR है, और ये हो गया R2, ठीक है। अब वोल्ट मीटर दो टर्मिनल्स के इन बिटवीन लगा हुआ है, लेट इसको मैं ए कंसिडर कर लूं, ये मैं बी कंसिडर कर लूं, ए इज एट हाई पोटेंशियल देन बी हियर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये सी ले लिया ये। तो हमारे पास वोल्ट मीटर की ये वैल्यू जो है इस थर्मिस्टर के क्रॉस आ रही है, ए और सी के क्रॉस, ठीक है। और ये दूसरी वैल्यू जो आ रही है ये इसके क्रॉस आ रही है, R2 के क्रॉस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर मैंने वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो वोल्ट मीटर दो टर्मिनल्स पे लगा हुआ है, तो आई शुड राइट वी ए सी का वैल्यू आएगी माइनस वी बी सी। मैं नेगेटिव को हमेशा कॉमन ये लेता हूँ, क्योंकि इसके आप इसको भी ले लोगे, इससे भी आ जाएगा, एक एक पॉइंट को एक पॉइंट कॉमन लेना, कोई एक लाइन कॉमन लेनी होती है। तो मैं जिस अर्थ की सरफेस ऑफ टेंशन एनर्जी जीरो होता है वो इसी तरह मैं कहता हूँ, जब लो साइड होती है जहाँ एनर्जी कम है तो इसको कॉमन ले लो बेटे। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं वैल्यू देखूं, वी ए सी किसके बराबर होगा, दिस इज थर्मिस्टर के क्रॉस है, over total resistance in this branch times input EMF of the source. So we can write RT, resistance of thermistor, over R1 plus RT times input EMF of the source, which is E, minus VBC किसके बराबर है, this is R2 over RLDR plus R2 times input EMF of the source, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वोल्टेज ने क्या डिक्रीज करता है, बेटे वोल्टेज डिक्रीज करेगा हमारे पास अगर आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होकर हो जाएगी, तो ये वैल्यू कम होनी शुरू होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगी, आर एल डी आर की वैल्यू भी कम होनी शुरू हो जाए, एल डी आर की वैल्यू कम उसको लाइट की इंटेंसिटी की, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर कम वैल्यू होगी तो ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये वैल्यू न्यूमिनेटर में आ रही थी, इसकी वैल्यू का डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल वैल्यू का डिक्रीज कर जाएगी। ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो दोनों को माइनस करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा।
दोबारा बेटे, अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो रही है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा इसके क्रॉस। ठीक है, यानी VAC की वैल्यू कम होगी। और अगर LDR की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, वो भी डिक्रीज कर रही है। अगर LDR की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब इस सारी रेशियो का आंसर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू ज्यादा, तो दोनों को माइनस करोगे ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक, अब वही चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि V की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वो उस पर डिक्रीज करेगी इफ RT की वैल्यू जो थर्मिस्टर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। अब थर्मिस्टर की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज है, टेम्परेचर हमारे पास क्या ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिक्रीज करेगी। दूसरी हमारे पास क्या है कि LDR की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास डिक्रीज कर जाए। तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस LDR का जो है वो डिक्रीज कर जाए। वो डिक्रीज कैसे करेगा हमारे पास, अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाए। अब नीचे चार ऑप्शन से आंसर देखते हैं कौन सा होगा। बेटे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, ठीक हो गया। लाइट इंटेंसिटी भी इंक्रीज करनी, यही आंसर है। सो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज ए फॉर अल्लाह हो गया। मरियम टर्न ऑफ, मैंने अभी तुम्हारा देखा बेटे, टर्न ऑफ इसलिए होगा कि जब किसी चीज को उतना ऑपरेटिंग वोल्टेज ही मिल रहा है, या अगर इसके क्रॉस वोल्टेज ही कम है तो इसको कम वोल्ट मिलना है। अगर ऑपरेट करने के लिए सपोज 3 वोल्ट चाहिए और इसको हमारे पास वोल्ट मिल रहा है 0.6 वोल्ट, तो कभी भी ऑन नहीं होती फिर एलईडी। एलईडी को ऑन करने के लिए मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है। और वोल्टेज आना कैसे, जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको 3 वोल्ट चाहिए। इसको अगर हमारे पास आप दे रहे हो 8.6 वोल्ट, इसको मिल रहा है 0.4, इसको मिल रहा है, तो 0.4 पे तो कभी भी नहीं चलेगी ना वो। ये था। अच्छा, उसके बाद बेटे ये आपके नेक्स्ट पे आ गया, लिखा है बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, ओके, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी यहाँ पे। इज कनेक्टेड टू अ फिक्स रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, ये फिक्स हो गया, RF हो गया बेटे ये। एंड दिस इज RT, इसने ऑलरेडी RT लिखा हुआ है। And thermistor of resistance RTH1. Initially, the temperature of the thermistor is 15 degrees Celsius and the current in the circuit is 0.10 ampere. The temperature of thermistor then changes, which causes the current to increase this one. अगर करंट ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा बेटे। हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस एंड व्हाट RT ऑफ द रूम टेम्परेचर, ओके। हमारे पास करंट से बेसिकली थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ये बात तो क्लियर है कि अगर करंट बेटे ज्यादा हो गया है तो ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वो डिक्रीज की है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये वाली चीज, ये और ये, इससे हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि हमारे पास क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज की है, करंट इंक्रीज इसलिए करता है कि हमारे पास टेम्परेचर थर्मिस्टर का क्या हो गया, वो डिक्रीज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टर ये था 40 था ना। अब दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ, 10 एम्पियर में करंट देखूँ सर्किट पे कितना, पूरी वैल्यू निकाल दूँ थर्मिस्टर की है क्या। ठीक है, तो थर्मिस्टर की वैल्यू निकालने की तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, V इक्वल आई आ रही है, V की जगह E लिख रहा हूँ और नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ गया RF प्लस RT की वैल्यू बेटे मैंने डिटर्मन करनी। अब करंट की वैल्यू कितनी गिवन, 0.10 गिवन थी, तो 0.10 हो गया। EMF कितनी है, 12 वोल्ट। फिक्स रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 40, ये क्या हो गया, RT। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 0.10 RT इक्वल्स टू 12। ठीक, और इसको फर्दर अगर आप करते हो तो हमारे पास है ये 12 -4 हो गया, 8 हो गया, 8 को 0.0 80 आ गया बेटे। RT की वैल्यू क्या होगी, 80 ओम होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू 80 ओम आ रही है शुरू के अंदर व्हेन 0.10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू। ठीक है, अब करंट ज्यादा हो गया यार,
करंट ज्यादा हो गया तो ये ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्यों नहीं लेस देन 80 आनी चाहिए। ठीक है, अब सो नाउ रेजिस्टेंस आर टी must be less than 80 ओम आनी चाहिए। 80 ओम से लेस दो ही शो की है ना, एक 60 शो की हुई है, तो आंसर 60 में से होगा। ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना। और तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज ए फॉर अल्लाह। ठीक, ओके। यहाँ इसके बाद बेटे आगे डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सोर्सेज बाय नल मेथड। नल मेथड जिसमें कोई मीटर जो लगा हो, एम मीटर लगा हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू जीरो हो। एम मीटर लगा दो ग्लैनोमीटर, जो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, ये रिकॉर्ड कर। अब ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। ये किसके साथ लगा, ये एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसके दूसरे टर्मिनल किसके साथ हो गया, नेगेटिव साथ। अब इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ एक और वायर ये हमने लगाई हुई है वाली, और इसकी ईएमएफ हमने अननोन है, हमने डिटरमिन करनी है। ठीक है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, या मीटर के साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दे दिए, जैसे हम जो की कह रहे होते हैं। हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बेटा मूव करते हैं अलोंग दिस स्लाइडिंग, अलोंग दिस वायर, ठीक है, जिसका मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और हम एक पोजीशन लोकेट करते हैं जहां पे इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जीरो हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, ये जो सेल होता है ना, ड्राइवर सेल, इसकी ईएमएफ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए इससे, यानी हाई ईएमएफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पहली चीज जिसका हमारे पास माइंड में रखना है कि ईएमएफ ड्राइवर सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी E1 जो है मस्ट बी ग्रेटर देन E2। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटे हमारे पास जिसको माइंड में रखना है आपने, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसका, वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपस में उस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राइवर सेल मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईएमएफ सोर्सेज। दिस वन, ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल बैटरी मस्ट बी, अदरवाइज नहीं करेंगे तो करंट पास, या नेगेटिव होता तो करंट फिर इसमें पास करना शुरू कर देगा ना। मस्ट बी connected with positive terminal of battery, ठीक है, whose EMF is to be determined। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या है, मैंने ये कहा कि स्लाइडर कॉन्टैक्ट को मूव करते हो इसके ऊपर, और एक पोजीशन लोकेट करते हो वेयर दिस गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्रैक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब कोई करंट नहीं पास कर रहा है इसमें से, कोई करंट नहीं पास कर, इसका मतलब वो उस पॉइंट को आप कह रहे होते हो, उस पोजीशन को कहोगे नल पॉइंट या नल पोजीशन। तो अब हमारे पास इसमें तीसरी चीज जो आ गई, वो प्रोसीजर के ऊपर होता है, ऊपर तो कनेक्टिविटी के साथ। प्रोसीजर बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मूव करना है, मैं लिख नहीं रहा अब, ठीक है। Move the sliding contact jockey along the wire AB and locate a position where this galvanometer shows zero diffraction। पहले नेगेटिव आ रही होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, दरमियान में जीरो पोजीशन आ गई। जिस जगह जीरो पोजीशन आ गई तो उसको पॉइंट को आप कह देंगे नल पॉइंट होता है बेटे। मूव स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट and locate a position where reading of galvanometer या मीटर become zero। ठीक है, this position या point is called null point।
ये नल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब नल पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, एट नल पॉइंट पे बेटा ये हो रहा है कि इसकी रीडिंग जीरो होने का मतलब ये है कि इतने से हिस्से में करंट पास नहीं कर रहा। क्यों करंट पास नहीं कर रहा? कि जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एम और इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो वी डिपेंडेंट होता है करंट के ऊपर, करंट डिपेंड होता है वी के ऊपर। अगर वी जीरो होगा तो हमारे पास बेटे रीडिंग क्या होगी, वो जीरो ही होगी। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ नल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल हमारे पास डी के ऊपर है वही पोटेंशियल ए पे होगा, वही पोटेंशियल एफ पे होगा। हर जगह ये क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल जो डी के ऊपर होगा वही पोटेंशियल ए के ऊपर है, वही पोटेंशियल एफ के ऊपर है, पहली चीज। और दूसरा हमारे पास ये हो गया ऑल्सो जो पोटेंशियल मेरा होगा एम के ऊपर वही पोटेंशियल क्या के ऊपर होगा। पोटेंशियल एट एम जो होगा दिस इक्वल टू पोटेंशियल एट के पे होगा। तो जो पोटेंशियल ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारे पास ए और एम का वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा एफ और के का, क्योंकि ए एंड एम, एफ एंड के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो पोटेंशियल डिफरेंस across AM is equal to potential difference across FK, यानी जो इसके क्रॉस होगा वो इसके क्रॉस होगा, ठीक है। अब अगर AM के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो क्या होगा, गिवन रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा ओवर टोटल रेजिस्टेंस ये सारा हो गया टाइम इनपुट गिवन द सोर्स विच इज E1। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं गिवन रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए से एम तक ओवर टोटल रेजिस्टेंस विच इज आर ए एम प्लस आर एम बी, given resistance of total resistance time input EMF source which is E1। और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एफ के। और एफ के क्रॉस क्या लगा हुआ है, वो तो बैटरी लगी हुई E2, तो इसका मतलब वी कैन राइट इट दिस इज E2, ठीक है। इसी को आप फर्दर अगर लिखते हो तो आर ए एम इज एज सच ओवर आर ए एम प्लस एम बी किसके बराबर हो गया है, ए एम प्लस एम बी। ए एम प्लस एम बी तो टोटल आर ए बी के बराबर हो गया ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दिस आर ए बी डिनोमिनेटर में टाइम्स E1 इक्वल्स टू E2। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया बेटे ये वाला, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि यूनिफॉर्म वायर है बेटे ये। अगर ये वायर एक यूनिफॉर्म है तो हम उसका फॉर्मूला बेटे ये भी पढ़ते हैं रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ वायर में, बट आर किसके बराबर होता है, रो एल ओवर ए। वायर वही है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। मैंने कहा था वायर भी यूनिफॉर्म है, तो किस पे डिपेंडेंट है हमारे पास, आर इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो अब इसकी जगह लेंथ है तो इसका मतलब हम इसको नाम दे दें कोई, सपोज बेटे ये लेंथ हमारे पास आई थी यहाँ से लेके ये लेंथ है एंड तक, और दूसरी ये लेंथ आ रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास लेंथ आ रही है, सपोज दिस इज इक्वल टू, इसको हम L1 लेते हैं E1 की तरफ और ये L2 होगी बेटे। तो अब हमारे पास ए एम किसके बराबर था, ए एम इज दिस वन, ए एम ये वाला है, ओहो ए एम ये वाला विच इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। आर ए बी कौन सा, ये सारा किसके बराबर हो गया, L1 के बराबर। तो फॉर्मूला फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज L2 ओवर L1 टाइम्स E1 इक्वल्स टू E2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली आप ईएमएफ निकाल सकते हो यूजिंग नल मेथड। ओके, अब ये क्वेश्चन पे आइए, नवंबर 23 का क्वेश्चन है बेटा ये वाला। अब इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इन द सर्किट शोन अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पेयर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टर R1 एंड R2, ठीक है। The circuit is to be used to test whether the electromotive force of a particle cell is 1.5 volt
इसकी एक सेल है, ये बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। द सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स इन पैरेलल विद R2 एंड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ये पॉजिटिव सा पॉजिटिव लगा, नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ। विद स्टेटमेंट अबाउट द टेस्ट इज करेक्ट। इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट को देखना है। Any non-zero reading on the galvanometer means that the cell has EMF 1.5 volt. Non-zero पे जीरो पे जाके हम कैलकुलेट कर सकते थे ना। अगर रीडिंग जीरो हो जाती ना इसकी, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ होता, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हम निकाल लेते ना फिर। आप समझ रहे हो कि अगर देखूं, ये हमारे पास ये ए है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे पास वी ए सी जो आता है वही अगर वी बी वाई या बी सी के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये एक्स वाई लिखा हो तो उसने एक्स वाई ले लेते हैं। वी एक्स वाई होगा, तभी इसकी रीडिंग जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे अगर होगा, यानी कि जो पोटेंशियल वी ए पे होगा वो वी बी के बराबर होना चाहिए, और जो पोटेंशियल वी सी का होगा वो वी एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए सी का जो होगा और बी वाई का क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं किसके बराबर आ रहा है, दिस इज R2 ओवर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 टाइम्स इनपुट गिवन द सोर्स विच इज 6 वोल्ट है, वी एक्स वाई हो जाएगा। पुट करके देखें, दिस इज 20 ओवर 60 प्लस 20 80 होता है, 60 ओवर 80 टाइम्स 6 वी एक्स वाई। तो यहाँ से हमारे पास वी एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है 24 जो होता है ना 60 और 24 जो 80, 2 2 जो 4 2 3 जो 3/2 हो गया। तो वी एक्स वाई यहाँ तो हमारे पास 1.5 ही आ रहा है बेटे, तो इसका मतलब वी एक्स वाई जो है दिस इज 1.5 वोल्ट, ठीक। अच्छा, तो पहला जो लिखा हुआ है नॉन जीरो लिख के ना, जीरो होता तो आंसर होता ही, ठीक है। तो इसलिए ये जो लिख दिया ना इसने, ये गलत है, ये गलत हो गया। अच्छा, द बैटरी डज नॉट नीड टू हैव एन ईएमएफ, वो तो जो मर्जी हो जाए, चाहे 6 वोल्ट हो जाए 9 वोल्ट हो जाए, डज नॉट, ये गलत हो गया। द सेल में बी कनेक्टेड ईदर वे राउंड द एक्स वाई, नहीं बेटे, एक्स को हमारे पास ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव वाली साइड पे होना चाहिए, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव, इधर वे लगा के वो भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब आंसर पर डिंग डोंग ही होना है। डी में लिखा था रीडिंग डज नॉट नीड अ स्केल इन एम्पियर, वो रीडिंग वैसे अगर जीरो जिससे हो जाती है तो वही हमारे पास, तो आंसर बेटे हमारे पास डी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नॉन जीरो का मतलब बेटा ये हमारे पास जीरो ना हो, नॉन जीरो जीरो के अलावा कुछ हो, इसकी इसकी रीडिंग जीरो होगी तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ सकेगी, सही। रीडिंग जीरो करके मैंने नल पॉइंट लेके मैंने ये क्वेश्चन पर किया ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आ गया हमारे पास, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते जहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, रीडिंग जीरो हो जाएगी, इसका मतलब वो नल पॉइंट आ जाएगा, तो जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आ रहा होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब चलें इसको देखते हैं क्या कह रहा है। पोटेंशियोमीटर एंड ड्राइवर सेल ये हो गया। EMF E are used to measure the EMF of the new cell. The sliding contact P is moved along the resistance wire QR until the reading of the galvanometer is zero. Okay. What is essential requirement for the EMF of the new cell to be measured accurately? पहले में लिखा हुआ है the EMF of the driver cell must be less than the EMF हमेशा ड्राइवर सेल की ज्यादा होती है इससे, तो ये must be greater होना चाहिए, यहाँ पे लेस लिख के गलत कर दिया, ये ग्रेटर होता है हमेशा, so this is wrong. The galvanometer must have a large resistance. बेटे galvanometer लगा हुआ सीरीज के अंदर, अगर लार्ज रेजिस्टेंस होगा तो करंट डिटेक्ट नहीं करेगा, तो ये सीरीज में अगर galvanometer लगाते हैं तो उसको इट शुड एक्ट एज एन एम मीटर, और एम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज इट इज कनेक्ट। लार्ज तब होता है अगर पैरेलल में लगाते तब लार्ज होता है ताकि वोल्ट मीटर के तौर पे एक्ट कर सके। तो गैल्वेनोमीटर को हम एज ए वोल्ट मीटर और एज एन एमीटर दोनों के तौर पे यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इस कनेक्टिविटी। सीरीज में लगा दोगे तो एमीटर के तौर पे एक्ट करता है, पैरेलल में लगा तो वोल्ट मीटर के तौर पे एक्ट करता है। तो ये यहाँ पे होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए इसकी, क्यों, बिकॉज इट एक्ट एज एन एमीटर, ठीक हो गया।
उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ न्यू सेल मस्ट बी 0। बेटे मस्ट बी लिख के गलत हो गया, हमें तो नहीं पता, हो भी तो सकता है ना। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर मस्ट बी कांस्टेंट। थ्रू आउट हमारे पास क्या होगी, आर ओवर एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो रेजिस्टेंस उसके मुताबिक इक्वली डिवाइड होता जाएगा। तो आंसर इसका भी बेटे हो गया डिंग डोंग। ठीक है, ओके। कंपेयरिंग ईएमएफ विद पोटेंशियोमीटर, सेकंड लास्ट। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर आप देखते हो कि बेटे ये मैंने इन दो सेल्स की ईएमएफ को अब मैंने कंपेयर करना है विद इन अकॉर्डेंस टू दिस E1। ठीक है, अब इसको भी हम मूव करते जा रहे होते हैं, यानी आप देख लो इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव के साथ है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव, यानी इनका पॉजिटिव आपस में मिलना चाहिए। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते हैं और लेट के एफ पे जाके इसकी रीडिंग 0 हो जाती है। ठीक है, तो मैं एट नल पॉइंट पोजीशन में लिख सकता हूं अब कि मेरी E2 की वैल्यू जो होगी दिस इज इक्वल टू गिवन रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, आर ए एफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ए बी, और आर ए बी टाइम्स इनपुट ईएमएफ सोर्स विच इज E1। अब अगर इसको मैं फर्दर E2 ओवर आर ए एफ लिख लूं ताकि सीक्वेंस में ये हो जाएगा E1 ओवर आर ए बी, लेट के फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, ये चीज हम रिपीट करते हैं, इसको भी मूव करते हैं और एक पोजीशन लोकेट करते हैं जहाँ इसकी रीडिंग भी 0 हो जाए। तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, दिस इज E3 किसके बराबर हो जाएगा, गिवन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए जी ओवर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए बी। ठीक है, टाइम्स इनपुट ईएमएफ ऑफ द सोर्स विच इज फर्दर E1 हो गया। अब बेटे इसको फर्दर करते हो E3 ओवर आर ए जी, इसको डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, किसके बराबर हो जाएगा, E1 ओवर आर ए बी। ये दूसरी इक्वेशन होगी बेटे। अब ये देखो इनकी जो राइट हैंड साइड है दोनों की बराबर होगी बेटे। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो इसमें वी कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल देन। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट E2 ओवर आर ए एफ इक्वल्स टू E3 ओवर आर ए जी। ठीक है, ये होगी, ये इसको फर्दर रीअरेंज कर देते हो अगर, तो E2 ओवर E3 इक्वल्स टू एल ए एफ, एफ ना E3 को नीचे, तो आर ए एफ अगर लिखता हूँ तो लेंथ ए से एफ तक हो जाएगी, और दूसरे की ए जी आर जी है, ए से, ओके। तो लेंथ बेटे इसकी होगी ए एफ ओवर लेंथ क्या होगी, ए जी। अब इसी तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया कंपेयरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। बेटे ये हमारे पास कोई मेन सर्किट हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ पॉजिटिव को पॉजिटिव से हर जगह मिलना चाहिए। अब ये दो, इन दो रेजिस्टेंस को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, अब इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा, अगर इसकी रीडिंग 0 आती वो भी इसके क्रॉस होगा, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा वो हमारे पास इसके क्रॉस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगर रीडिंग 0 होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अच्छा जी, अगर यहाँ पे नल पोजीशन आ रही है इसके भी, एट नल पॉइंट या पोजीशन, तो बेटे अगर मैं देखूं वोल्टेज अक्रॉस दिस वन R1, तो इसकी रीडिंग जे के लिए पहले देखते हैं। तो अगर मैं R1 के क्रॉस देखूं, ये तो गिवन रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 टाइम्स इनपुट ईएमएफ किसके बराबर हो गया, E2। इसके क्रॉस देख रहा हूँ, ये वही इसके क्रॉस होगा तभी तो इसकी रीडिंग 0 है ना, जो पोटेंशियल जे के होगा ऊपर वही इस पे होगा तभी रीडिंग 0 होगी। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज
इसके रेजिस्टेंस आ गई आर ए जे की, ओवर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है, विच इज आर ए बी टाइम्स इनपुट ईएमएफ किसके बराबर होगा, सोर्स के, विच इज E1। ये हो गया, ठीक है। अभी इसको इस तरह ही लिख लेते हैं, बाकी दूसरे को कंपेयर करते हैं। यार अब इसके क्रॉस अगर देखते हैं बेटे जी, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं गिवन रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये भी क्या होगा, यही होगा, R1 प्लस R2 टाइम्स इनपुट ईएमएफ सोर्स किसके बराबर होगी, E2। जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पे होगा, तभी रीडिंग जीरो होगी ना। और यहाँ पे किसके बराबर होगा, आर ए जे सॉरी ए के ओवर टोटल रेजिस्टेंस आर ए बी टाइम्स इनपुट ईएमएफ सोर्स कौन सी है हमारे पास, दिस इज E1, तो वी कैन राइट दिस इज E1। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ना, यहाँ से अगर मैं E2 को सब्जेक्ट बना दूं, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो वैसे ही हो जाएगा, E2 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज आर ए के ओवर आर ए बी टाइम्स E1, ठीक है। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब क्या करता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो वी कैन राइट पुट इक्वेशन 2 into equation 1, so this further be equal to R1 over R1 plus R2, E2 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज आर ए के ओवर आर ए बी टाइम्स E1 इक्वल्स टू, ये चीज ऐसा होगी बेटे। अब जो चीज कैंसिल हो इसको कैंसिल कर दो, हमारे पास इसमें से आर ए बी इससे कैंसिल हो गया, E1 इससे कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास हो जाएगा दिस इज R1 ओवर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू आर ए जे ओवर आर ए के, ये रिलेशनशिप आ गया बेटे, ठीक है। अब ए जे किसके बराबर था, ये अगर मैं लेंथ अगर ले लूँ, ये ए से जे तक ये वाली है, और ए के किसके बराबर था, ये वाली, तो इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ के ऊपर, तो इसका मतलब हम फर्दर लिख सकते हैं फिर R1 ओवर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू आर ए जे एल ए जे हो गया बेटे ओवर एल ए के, ये हो गया। अब ये जो पढ़ाया बेटे इसी के क्वेश्चन टोटली ना आगे ये हैं।